सबसे पहले तो अगर किसी ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखो, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ब्यूनसुक पुलिस से बच के निकल जाता है, उसके बाद उसका भाई प्रेस के सामने आकर इंटरव्यू दे रहा होता है, जिसको देखकर किम ली और मियोन कहते हैं कि देखना ये बच के निकल जाएगा क्योंकि इनके पास पैसा है और पैसे और पावर से सब कुछ खरीदा जा सकता है। उनकी इन बातों से ब्यूनसुक का दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि इसमें तो उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो खुद ही पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर करना चाहता था क्योंकि उसके डैड ने उसे ऐसा करने से मना कर रखा है। अब वर्कर के इस टाइम पर ब्यूनसुक दीवार पर एक पेड़ को लगा हुआ देखता है तो उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है। उसी टाइम पर एक मिन नाम का आदमी सारे वर्कर्स पर चिल्ला रहा होता है कि तुमसे काम नहीं होता है क्या, इतना टाइम हो गया काम पूरा नहीं किया है। बीच में बेक बोलती है कि काम उसी तरह से हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए, अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे तो बिल्डिंग का सत्यानाश हो जाएगा। बेक की इस गुस्ताखी के लिए बेक को काम से निकाल दिया जाता है। उसी टाइम गलती से ब्यूनसुक से एक पत्थर नीचे गिर जाता है, जिस पत्थर की वजह से मिन को चोट लग जाती है। इसीलिए मिन पुलिस को बुलाकर कहता है कि इस लड़के ने मेरी जान लेने की कोशिश की है। ब्यूनसुक को डिफेंड करने के लिए सारे वर्कर्स आगे आते हैं और कहते हैं कि जो भी हुआ था वो एक एक्सीडेंट था, इसमें इस लड़के की कोई भी गलती नहीं है। जिनसे गुस्सा होकर मिन हाथ उठाने ही वाला होता है, तभी जेहुन टाइम पर आकर उसको रोक लेता है और मिन को कुछ पैसे देकर इस मामले को शांत करता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने बेक के साथ साथ किम ली और मियोन को भी काम से निकाल दिया होता है क्योंकि उनको लग रहा था कि ये तीनों ही सारे वर्कर्स को भड़काने का काम कर रहे हैं, जिनके लिए बेक को काफी बुरा लगता है। इसलिए वो मिन के ऑफिस जाकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज इन दोनों को वापस काम पे रख ले, लेकिन मिन नहीं मानता। रात में थक हार के जब बेक अपने घर आती है तो देखती है कि ब्यूनसुक ने सारे टेरेस को सजा रखा है क्योंकि ब्यूनसुक बेक को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन खुश होने की जगह बेक उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी गलतियों की सजा हमेशा दूसरों को भुगतनी पड़ती है, तुम तो पैसे देकर निकल जाते हो और अब तुम्हें यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। इतना कहकर वो अपने कमरे के अंदर चली जाती है, लेकिन उसकी ये बातें ब्यूनसुक के दिल पे जाके लगती है, इसलिए वो अगले ही दिन प्रोसिक्यूटर ऑफिस में जाकर अपने आप को सरेंडर कर देता है। चेयरमैन भी ब्यूनसुक को टीवी पर देख रहे होते हैं, लेकिन इस बार गुस्सा करने की जगह वो उस पर खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि उनका बेटा बड़ा हो गया है और वो खुद की प्रॉब्लम खुद ही सोल्व कर सकता है। अगले दिन में हम देखते हैं कि योनी बेक से मिलकर कहती है कि मैं अपना केस वापस लेने जा रही हूँ क्योंकि उस दिन प्लेन में जो भी हुआ था वो एक हादसा था, उसमें ब्यूनसुक की कोई भी गलती नहीं थी। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि ब्यूनसुक ने जाने से पहले योनी के घर जाकर उससे अच्छी तरह से माफी मांगी थी। अब क्योंकि योनी ने अपना केस वापस ले लिया है इसलिए ब्यूनसुक को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। उधर बेक किम ली और मियोन को बताती है कि असल में ब्यूनसुक कांगसू ग्रुप के चेयरमैन का बेटा है, जो सुन के तीनों का ही दिमाग खराब हो जाता है और वो कहते हैं कि उसकी वजह से हमारी जॉब चली गई है, बदले में हमें उसके घर जाकर इसके लिए कंपनसेशन लेना चाहिए और वो तीनों ही ब्यूनसुक के घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ चेयरमैन ब्यूनसुक को बिना कपड़ों के ही घर से बाहर निकाल देते हैं, इसलिए वो एक कागज के बैग से अपने प्राइवेट अंग को किसी तरह से ढकता है और रोड पर भटकने लगता है। तभी यहाँ पर बेक भी आ जाती है जो कि ब्यूनसुक को इस हाल में देखकर चिल्ला पड़ती है। यहाँ पर किम ली और मियोन भी आ गए होते हैं, जिनको देखकर ब्यूनसुक वहां से भागने लगता है। अब वो चारों ही ब्यूनसुक के पीछे भाग रहे होते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि इस बेचारे की किसी ने इज्जत लूट कर इसको रोड पर छोड़ दिया है, बट आगे जाकर वो ब्यूनसुक को पकड़ ही लेते हैं। ब्यूनसुक उनको सारी बात बताता है, जिसका ये दुख सुन के तीनों को ही बुरा लगता है और वो अपने कंपनसेशन वाला प्लान ड्रॉप करके मार्केट में जाते हैं और कुछ कपड़े लेके ब्यूनसुक को पहनाते हैं। दूसरी तरफ ब्यूनसुक की मॉम अपने पति पर गुस्सा कर रही होती है कि आप हमारे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। चेयरमैन उनको शांत करके कहते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपने बेटे के लिए ही कर रहा हूँ, इससे हमारा बेटा और भी अच्छा आदमी बनेगा और उसको दुनियादारी की थोड़ी बहुत समझ होगी। रात को बेक की मॉम उससे मिलने के लिए आती है। बेक समझ जाती है कि ये पैसे लेने के लिए आई है और वो कहती है कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं आपको जल्दी ही दे दूंगी। उन दोनों की ये बातें बाहर खड़ा हुआ ब्यूनिक भी सुन लेता है और वो बेक की हेल्प करने के डिसाइड करता है। इसके लिए वो अपनी बहन को कॉल करता है और कहता है कि तुम कुछ पैसे मुझे दे सकती हो, लेकिन उसकी बहन पैसे देने से मना कर देती है। फिर वो जेहुन के पास जाकर उससे कुछ पैसे उधार मांगता है, लेकिन जेहुन भी उसे कोई पैसे नहीं देता। असल में चेयरमैन ने सभी को ब्यूनिक की हेल्प करने के लिए मना कर रखा है। बेक जब अपने घर लौटती है तो देखती है कि उसकी मॉम यहाँ से जा चुकी होती है और उन्होंने एक नोट छोड़ा है जिसमें लिखा होता है कि मुझे पैसे मिल गए हैं और वो पैसे मुझे तुम्हारे अपार्टमेंट के नीचे रहने वाले आदमी ने दिए हैं। बेक समझती है कि ये पैसे जरूर ब्यूनिक ने उसकी मॉम को दिए होंगे, इसलिए उसके पास जाकर गुस्से में उसे थप्पड़ जड़ देती है कि तुम्हें मेरे मामलों में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी। लेकिन ब्यूनिक कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को कोई भी पैसे नहीं दिए हैं। इसलिए अब बेक को लगता है कि जरूर जेहुन ने ये पैसे दिए होंगे, इसलिए वो जेहुन से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट की तरफ जाती है। लेकिन दरवाजे के पास वो ब्यूनिक को जेहुन की बातें सुनती है, जिसमें जेहुन बोल रहा होता है कि मैंने बेक की मॉम को तुम्हारे कहने पर ही पैसे दिए थे, लेकिन वो यहाँ पर झूठ बोल रहा होता है। असल में तो वो बेक के सामने ब्यूनिक को थोड़ा अच्छा दिखाना चाहता है ताकि बेक उसे थोड़ा पसंद करे। इन दोनों की बातें सुन के बेक थोड़ा दुखी होती है क्योंकि इतने दिन से उसे लग रहा था कि शायद जेहुन उसे पसंद करता है और उसी ने उसकी हेल्प की होगी। बेक और उसके साथियों को एक नई कंपनी में जॉब मिल गई होती है, इसलिए वो सुबह अपनी जॉब पर जा रही होती है। तभी उनको रोककर ब्यूनिक कहता है कि कंस्ट्रक्शन साइट की तरह उस जॉब पर भी तुम्हें खतरा हो सकता है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और वो गाड़ी में बैठकर उनके साथ जाने लगता है। लेकिन कंपनी पहुंचकर उसे पता चलता है कि ये कंपनी तो उसी की डेट की है क्योंकि बेक ने ब्यूनिक को पुलिस से बचाने में जेहुन की हेल्प की थी, इसलिए जेहुन ने अपने वादे के अकॉर्डिंग उसे और उसके साथियों को जॉब दे दी है। इधर ब्यूनिक को चिंता हो रही होती है कि कहीं कंपनी का कोई आदमी मुझे पहचान नहीं ले, लेकिन कंपनी का कोई भी आदमी इसको पहचानता नहीं है क्योंकि चेयरमैन ने ब्यूनिक को अपनी कंपनी के सामने कभी भी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया होता है। बेक यहीं पर कंपनी के डायरेक्टर सीओल से भी मिलती है, जिनको
देखते ही वो पहचान जाती है कि ये तो मेरे डैड के साथ काम किया करते थे और उसके डैड के फ्यूनरल पर ये आए थे और ये फूट फूट कर रो रहे थे। दूसरी तरफ ब्यूनिक को भूख लग रही होती है, इसलिए वो कंपनी के कैंटीन में जाकर खाना ऑर्डर करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर उसको पता चलता है कि सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉय को ही यहाँ पर खाना मिलता है। अगर उसको खाना खाना है तो उसे कूपन चाहिए होंगे। अब कूपन्स को ऑन करने के लिए ब्यूनिक क्लीनिंग का काम करने लगता है और फाइनली 2 कूपन अर्न करता है। इसलिए वो बेक को भी अपने साथ खाना खाने के लिए इन्वाइट करता है। दोनों टेबल पर बैठ कर खाना खा ही रहे होते हैं, तभी क्लीनिंग टीम का हेड आकर इनको उठा देता है और कहता है कि इस जगह पर सिर्फ कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉय ही खाना खा सकते हैं। तभी यहाँ पर चेयरमैन भी आ गए होते हैं, जिनसे बचने के लिए बेक ब्यूनिक को लेकर भागने लगती है। चेयरमैन का पेट खराब होने की वजह से उनको अर्जेंट टॉयलेट जाना पड़ता है, बट टॉयलेट पेपर खत्म हो गया है। यहीं पर ब्यूनिक भी होता है, जो कि अपने डैड को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर आपको टॉयलेट पेपर चाहिए तो आपको मुझे यहाँ पर एम्प्लॉय के तौर पर रखना होगा और पूरी क्लीनिंग टीम को कैंटीन में बैठकर खाना खाने की इजाजत देनी होगी, जिसके लिए चेयरमैन भी मान जाते हैं। लेकिन इस चीज से चेयरमैन काफी खुश होते हैं कि मेरे बेटे ने एक टॉयलेट पेपर से मुझे ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवा ली है। रात को बेक ब्यूनिक के साथ ड्रिंक करने के लिए जाती है, जहाँ पर नशे में होने की वजह से ब्यूनिक कुछ बातें कर रहा होता है, जिसकी बातें सुनकर बेक समझ जाती है कि ये मुझे प्यार करने लगा है। इसलिए बेक ब्यूनिक से कहती है कि तुम्हारी दुनिया में और मेरी दुनिया में रात दिन का फर्क है, इसलिए मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो। जिस पर ब्यूनिक कहता है कि मुझे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यही सच है। अगले दिन ब्यूनिक बिल्डिंग के बाहर लटक कर ग्लास साफ कर रहा होता है, लेकिन इसको देखकर उसकी मॉम को इसकी चिंता हो रही है, बट चेयरमैन अपने बेटे पर प्राउड कर रहे होते हैं। इसके बाद जब ब्यूनिक बेक से बात कर रहा होता है तो इन दोनों की बातें ब्यूनिक की मॉम भी सुन लेती है, जिनको सुनकर वो समझ जाती है कि मेरा बेटा इस लड़की को पसंद करता है और शायद ये वही लड़की है जिसकी वजह से मेरा बेटा बड़ा काम करेगा, इसलिए वो इन दोनों के रिश्ते के लिए मान जाती है। बेक को इस कंपनी में काफी काम करने पड़ रहे होते हैं, इसलिए ज्यादा काम करने की वजह से वो बेहोश हो जाती है और ब्यूनिक उसको फटाफट हॉस्पिटल में लेकर आता है और ब्यूनिक समझ जाता है कि जरूर मेरे भाई के कहने पर ही बेक को इतने काम दिए होंगे। जिसको कंफर्म करने के लिए वो जेहुन से इसके बारे में पूछता है, लेकिन जेहुन कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर चोलमिन योनी के घर के पास में शिफ्ट हो गया है और ये वही इंस्पेक्टर है जो कि ब्यूनिक के प्लेन वाले केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उधर चेयरमैन ब्यूनिक को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि एक एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, जिसमें अगर तुम पास हो गए तो तुम्हें कंपनी में एक पोस्ट मिल जाएगी। जिस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए ब्यूनिक मान जाता है। बाद में वूसंग ब्यूनिक से मिलने के लिए आता है और वो उसे इस एंट्रेंस एग्जाम को देने से मना कर रहा होता है। जो बात सुनकर ब्यूनिक को कुछ साल पहले का इंसिडेंट याद आता है, जिसमें वूसंग ने अपनी कार से एक आदमी को ठोक दिया था और वो ब्यूनिक के पास आकर कहता है कि प्लीज मेरा इल्जाम अपने सर ले लो। ब्यूनिक ने भी उसकी बातों में आकर उसके इल्जाम को अपने सर ले लिया और उसे चेयरमैन से काफी मार खानी पड़ी थी। प्रेजेंट में ब्यूनिक कहता है कि अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। कुछ दिन में ब्यूनिक वो एंट्रेंस एग्जाम देता है, जिसमें वो पास हो जाता है और उसको कंपनी में फाइनली एक पोस्ट मिल जाती है। इस पोस्ट पर आते ही ब्यूनिक कंपनी के लिए अच्छे अच्छे काम करने लगता है, जिस वजह से वूसंग परेशान हो रहा है। रात में योनी काफी ड्रंक होकर आती है, इसलिए उसे पता ही नहीं चलता है कि वो किसके घर में घुस रही है और वो चोलमिन के अपार्टमेंट में घुस जाती है अपना घर समझ के। चोलमिन भी यहाँ पर उसको कुछ नहीं कहता है क्योंकि वो होश में ही नहीं थी और वो अपने घर में उसको सोने देता है। सेम नाइट ब्यूनिक बेक को अपने साथ डेट पे चलने के लिए बोलता है, लेकिन बेक मना कर देती है। तो ब्यूनिक कहता है कि तुम अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में ही रखती हो, मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, लेकिन बेक इसके लिए इनकार कर देती है। सुबह जब योनी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका घर आज थोड़ा अलग लग रहा है। वहीं पर वो चोलमिन को भी सोता हुआ देखती है और अपने घर में किसी और आदमी को सोते हुए देखकर वो चिल्ला पड़ती है। उसकी इन चीखों को ब्यूनिक, बेक और जेहुन भी सुनते हैं और उसकी तरफ भागते हुए आते हैं। लेकिन यहाँ पर आके वो देखते हैं कि योनी तो चोलमिन के रूम से निकल रही है, जिसको देखकर वो स्माइल करने लगते हैं और योनी यहाँ पर काफी शर्मिंदा होती है। अगले दिन वूसंग जेहुन को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि तुमने मुझसे एक बात छुपाई है कि बेक के डैड हमारी कंपनी के प्लानिंग डिवीजन के हेड थे, जिनको रिश्वतखोरी के जुर्म में निकाल दिया था। जेहुन नहीं चाहता है कि बेक पर और कोई मुसीबत आए, इसलिए वो बेक से मिलता है और कहता है कि तुम्हें अब ब्यूनिक की हेल्प नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके इस रूड एटीट्यूड से बेक को काफी बुरा लगता है और वो कहती है कि मैं तो उसकी हेल्प करूंगी क्योंकि मैं शायद उसे पसंद करती हूँ। उसकी ये बातें सुनकर जेहुन को अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज याद आती है, जब वो बेक को अपना लव कन्फेस करने वाला था, लेकिन उसने किया नहीं क्योंकि उसे डर था कि शायद बेक उसे मना कर देगी। दूसरी तरफ ब्यूनिक को भी बेक और उसके डैड के मैटर के बारे में पता चलता है, इसलिए वो छानबीन करके एक आदमी का पता लगाता है जो कि सारे मैटर के बारे में सच्चाई जानता था और बेक को उस आदमी से मिलने के लिए कहता है, जो कि बेक को सारी सच्चाई बताता है। असल में बेक के डैड को पता चल गया था कि इस कंपनी के सारे लोग करप्ट है और वो सभी रिश्वत लेते हैं, इसलिए वो इस कंपनी के लीडर्स का पर्दाफाश करना चाहते थे। लेकिन कंपनी के बड़े लोगों को इसके इरादे के बारे में पता चल गया और उनके कुछ करने से पहले ही उन्होंने बेक के डैड को रिश्वतखोरी के इल्जाम में फंसाकर उनको कंपनी से बाहर निकाल दिया। जो जान के बेक काफी खुश होती है क्योंकि वो जानती थी कि उसके डैड कोई गलत काम नहीं कर सकते। इसी खुशी में वो भागकर ब्यूनिक से गले मिलती है। दूसरी तरफ ब्यूनिक की मॉम अपने बेटे का रिश्ता लेकर बेक की मॉम के पास पहुंच जाती है, तो बेक की मॉम उनको बताती है कि मैं तो अपने बेटे के लिए जेहुन को पसंद करती हूँ और उसे से शादी कराना चाहती हूँ। ये सारी बातें ब्यूनिक की मॉम अपने बेटे को कॉल करके बताती है और कहती है कि तुम्हारी सासू माँ तो जेहुन को पसंद करती है। वहीं पर बेक कंपनी के काम से सिटी से बाहर जाती है, लेकिन ज्यादा रात हो जाती है, इसलिए उसे कोई टैक्सी नहीं मिल रही होती है। इसलिए वो ब्यूनिक को कॉल करके बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्यूनिक कॉल नहीं उठाता है क्योंकि वो मीटिंग में बिजी होता है। तो और कोई चारा नहीं होने की वजह से बेक जेहुन को कॉल करके बुलाती है, लेकिन आगे जाके जेहुन की कार खराब हो जाती है, इसलिए उसको पास ही के किसी जगह पर रुकना पड़ता है और जेहुन ब्यूनिक को कॉल करके बताता है कि तुम चिंता मत करना, बेक मेरे साथ है। जो सुन के ब्यूनिक का दिमाग खराब होने लगता है कि बेक उसके साथ क्या कर रही है। जब
जब योनी को इस बात का पता चलता है तो उसका मुंह उतर जाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि योनी जेहून को पसंद करती है और वो भी जेलस है कि वो बेक के साथ क्या कर रहा होगा। दोनों ही पूरी रात टेरेस पर बैठकर जेहून और बेक का इंतजार कर रहे होते हैं। बेक के घर आते ही योनी उसको खींचकर अपने अपार्टमेंट में लेके जाती है और कहती है कि कल रात क्या हुआ हमें बताओ। लेकिन बेक कहती है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ ब्यूनिक भी जेहून से रात के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन जेहून उसको कुछ नहीं बताता है क्योंकि वो उसे जलाने की कोशिश कर रहा है। शाम को ब्यूनिक बिना टाइम वेस्ट किए ही बेक से वापस डेट के लिए पूछता है। इस बार बेक भी इसके लिए मान जाती है और दोनों डेट पे जाने के प्लान बनाते हैं। बेक कहती है कि हमें जेहून और योनी को भी अपने साथ लेके जाना चाहिए क्योंकि शायद वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन जेहून योनी से मिलकर कहता है कि मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। इस बात से दुखी होकर योनी वापस काफी ड्रंक होकर अपने घर आती है। चोलमिन उसको संभालने की कोशिश करता है। इन दोनों को साथ में बेक और ब्यूनिक भी देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि शायद योनी इसको पसंद करती है, इसलिए उसने जेहून को रिजेक्ट कर दिया और जेहून ने हमारे साथ डेट पर चलने के लिए मना कर दिया था। जेहून कंपनी के सारे गलत कामों के बारे में जानता है, इसलिए वो इस कंपनी को छोड़ के दूसरे शहर में जाके अपनी लाइफ जीने का डिसाइड करता है, जिसके लिए उसके डैड भी यहाँ करते हैं। क्योंकि जेहून इस शहर में कुछ दिनों का ही मेहमान है, इसलिए वो बेक से मिलकर उससे अपना लव कन्फेस करता है और कहता है कि मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूँ। बट वो जानता है कि बेक ब्यूनिक को पसंद करती है, इसलिए उसके जवाब का इंतजार किए बिना वो वहां से चला जाता है। एक रात एक चोर जेहून के घर पर जाके उसका लैपटॉप चुराने की कोशिश करता है, लेकिन जेहून और ब्यूनिक उसको पकड़ लेते हैं। बट वो चोर इन दोनों से बच निकलता है। बट आगे जाके वो चोलमिन से पकड़ा जाता है क्योंकि चोलमिन एक इंस्पेक्टर है, इसलिए वो उसको आसानी से पकड़ लेता है और पूछताछ से पता चलता है कि इसको वुसंग नहीं भेजा था क्योंकि जेहून के इस लैपटॉप में कंपनी के काफी सारे सीक्रेट्स हैं और वुसंग नहीं चाहता है कि जेहून इस कंपनी को छोड़ने के बाद इन सीक्रेट्स को किसी और को बताए। क्योंकि ब्यूनिक ने किम को कंपनी की छानबीन करने के लिए बोला था, इसलिए अगले दिन किम उसके पास आकर कहता है कि कंपनी के सारे लोग ही रिश्वत लेते हैं, लेकिन तुम्हारे डैड तो सबके बाप है, वो तो रिश्वतखोरी में सबसे आगे हैं। इसलिए ब्यूनिक जेहून के साथ मिलकर कंपनी और उसके डैड का पर्दाफाश करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अगले ही दिन वो इस बात का पता भी लगा लेता है कि उसके डैड जरूरी डॉक्यूमेंट कहाँ पर रखते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स में कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स है कि किस किस ने कितनी कितनी रिश्वत ली है। मौका मिलते ही जेहून और ब्यूनिक इन डॉक्यूमेंट्स को चुरा लेते हैं और भागने लगते हैं। बट वुसंग और उसके आदमी इनको पकड़ लेते हैं। टाइम पर चोलमिन आकर इस मामले को संभालता है और इस मामले को अपने कब्जे में ले लेता है और उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोसिक्यूटर ऑफिस में जाके देता है। अब कंपनी के सारे कांडों के बारे में सभी को पता चल गया है और ब्यूनिक के डैड को अरेस्ट कर लिया जाता है। जेल जाने से पहले चेयरमैन अपने बेटे से कहते हैं कि मैंने जो किया था वो गलत है, लेकिन तुम अपने सही तरीकों से इस कंपनी को चलाना। ब्यूनिक करता भी ऐसा ही है, ईमानदारी से कंपनी चलाता है और कुछ ही दिनों में कंपनी के शेयर्स के प्राइस काफी बढ़ जाते हैं और अब ब्यूनिक और बेक ऑफिशियल डेट करने लगे हैं। लेकिन आज ब्यूनिक काफी दुखी लग रहा होता है क्योंकि बेक आज लंदन जा रही है। दूसरी तरफ जेहून भी कंपनी और उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में आ गया है क्योंकि अब तो बेक भी नहीं है जिसके लिए वो वहाँ पर रुके। उधर बेक फ्लाइट में ब्यूनिक को देखती है जो कि यहाँ पर उसको सरप्राइज देने के लिए आया होता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि बेक अकेले लंदन जाए और वो यहीं पर रह जाए, इसलिए वो भी बेक के साथ जाने का डिसाइड करता है। लास्ट में दोनों किस करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना और हाँ सब्सक्राइब कर देना क्योंकि सब्सक्राइब लोग करते ही नहीं है। आपको नहीं पता है कि आपके सिर्फ एक क्लिक करने से हमको कितना मोटिवेशन मिलता है। तो अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू।